गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज इन द हुज क्रिएशंस ह्यूमन डू नॉट प्ले अ रोल। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, क्या बोला गया है? प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता। ह्यूमन ओनली एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम देयर नेचुरल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल द वुड वी कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इन नेचर्स। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि वह केवल अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप एग्जांपल दिए कि जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है उनको हम प्राकृतिक संसाधन नहीं मान सकते हैं। इस तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात जो होते हैं, है ना, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मान सकते। सो यहाँ पे दिया हुआ है रिसोर्स बट द कॉटन वी ग्रो इन फील्ड इज नॉट। सिमिलरली द आयरन और वी माइन इज द नेचुरल रिसोर्स बट द स्टील वी मेक फ्रॉम इज नॉट। देखिए यहाँ पे जो कपास जो है उसको मानव निर्मित बनाया जाता है, इसे इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स नहीं मान सकते। द आयरन और वी माइंस इज द नेचुरल रिसोर्स। तो लौह अयस्क जो होती है, लौह अयस्क जो प्राकृतिक संसाधन मानेंगे क्योंकि इसको धरती से या धरती के भीतर से निकाले जाते हैं। बट उस अयस्क से जो बनने वाली जो चीज़ होती है जिनको हम इस्पात बोलते हैं, स्टील जो होती है, उनको हम नेचुरल रिसोर्स नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे natural resources are classified in the different ways. Resources derived from the living things such as the wood, fish, etc. are the organic resources. प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें हम जैविक संसाधन कहते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। Coal and minerals oil also belong to this category because they are the fossilized living being. Non-living physical resources such as the land, air, water, metallic minerals, etc. belong to the category of the inorganic resources. अब देखिए यहाँ पे कोयला और खनिज तेल को भी हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन है जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वी कैन आल्सो क्लासीफाई रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर द replenished in the nature or not. Resources that replenish naturally are the renewable resources that are available in finite quantities and do not replacing easily are the non-renewable resources. अब संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में अर्थात नेचुरल में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते हैं उन्हें हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में हो, ठीक है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो, आसानी से नहीं बनते, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, मतलब उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, दे रिप्लेनिश बाई द नेचुरल प्रोसेस। नवीकरण संसाधन है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते हैं, रिप्लेस होते हैं। ठीक है, दे आर द ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा। इफ ह्यूमन डू नॉट इंटरफेयर इन देयर रिन्यूअल प्रोसेस एंड यूटिलाइज देम केयरफुली
they will be constantly available. However, there is a limit to their utilizations. Exceeding this limit of the spawning the resource leads to their the degradations and affect their the renewal. For example, water is always available on earth. Water evaporates from the ocean and condenses and as a rainfall. Some of this rainfall seeps into the earth to the replenished the groundwater. The rest flows into the rivers and the stream to reach the ocean. The endless cycles renews waters, however the obstacle in the process. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान होते हैं, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। यदि मनुष्य इसकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे, मतलब हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इनके उपयोग की एक सीमा भी होती है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का अवनयन किया जाए, मतलब उसका दुरुपयोग किया जाए, तो वो बिगड़ता चला जाता है और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे दिया कि वाटर जो होती है, जल जो होती है, पृथ्वी पर सतत विद्यमान होती है, हमेशा विद्यमान होती है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनता है, जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। और ये वर्षा जल का कुछ भाग जो होता है भूमि में रिस कर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों में बहकर पुनः सागर पर चला जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहते हैं। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग करते हैं तो उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे नवीकरणीय प्रक्रियाएं जो होती है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया है कि देखिए कि उदाहरण के लिए अगर पृथ्वी पर वन कम हो जाए, पेड़ पौधों का आवरण कम हो, तो वर्षा के जो जल की भूमि में रिसने की मौका कम हो जाएगा, अर्थात मौका नहीं मिलेगा और भूजल के स्तर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे जल जो है आपका कुएं का, नलकूप का जो है वो सूखने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती है वो दिस रिसोर्सेज सच एज द आयरन और कोल, मिनरल और एक्सेट्रा आर द अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटीज़। तो अनूकूलित संसाधन वे है जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडार कम हो जाता है, वे अपने आप नवीकृत नहीं होते, जैसे लॉयस का है आयरन और कोयला, खनिज तेल इत्यादि। The natural stocks depletes the more we utilize them because they do not renew themselves. For example, the metallic or the deposits deplete after the mining and the extracting the metal from them. We then had to look for new deposits. A day will come when we exhaust all the available deposit. Even today, many mines have shut down after exhausting their stock. One such example is the Dalli Rajhara iron ore mines in छत्तीसगढ़। अब देखिए कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे के सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी है क्योंकि इन खदानों की खनिज समाप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे छत्तीसगढ़ के दो दल्ली राजहरा का लौह एस्क खदान जो अब बंद पड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे संसाधन और विकास। अब संसाधन और विकास क्या चीज़ होती है देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द बेसिक ऑफ द डेवलपमेंट बिकॉज द एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर्स डिपेंड ऑन देम, सो डू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार होती है क्योंकि जो कृषि होती है, खनन, निर्माण तथा खनिज
उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करता है, डिपेंड होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था होती है उनको कहा जाता है पर्यावरण की क्षमता या पर्यावरणीय स्रोत। ठीक है। एनवायरमेंट्स सोर्स फंक्शंस कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? एनवायरमेंट्स सोर्स फंक्शंस। Development of the activities slow down in the natural resource are the polluted or overexploited and get depleted if we do not prevent the pollutions our atmosphere, river and stream, and if we do not use non-renewable resources in the rational manner, we will soon exhaust all the natural wealth. We need to adopt the model of development the ensure that our resources remain healthy and available to us the long term. The environment should sustain the development and continue to bring up the prosperity and happiness over the years. This is what we call sustainable development. आगे यहाँ पे देखिए कि प्रदूषण संसाधनों को तो बिगाड़ता है। अगर हम अनवकरणीय संसाधनों का नियंत्रण या उपयोग न करें या नदी नालों हवा का प्रदूषण न रोके तो जल्दी विकास के जी जरूरी संसाधन जो है वो नहीं मिलेगा, विकास में रुकावट आ जाएगी और हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे। विकास और खुशहाली को एक लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रख पाए, इसी को हम टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली भी कहते हैं। ठीक है। दैट इज द व्हाट वी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात टिकाऊ खुशहाली। देयर इज नो नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और द contradictions between the development and the environment. We can have development while the protecting and enriching our environment. We should not cause the permanent damage to our resource in the pursuit of development. इसका मतलब यह है कि अगर विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में अगर विरोधाभास हो तो यह जरूरी नहीं है कि विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। अगर हम अपने पर्यावरण का बेहतर यूज़ करें, उपयोग करें या उनको समझें तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा भी विकसित किया गया है। ठीक है। प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी जिसको कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपका सिंक कैपेसिटी अर्थात शुद्धिकरण क्षमता जिसको कहा जाता है। ठीक है। प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। ओके, दैट्स ऑल। तो आज का जो लेक्चर बेटा यहीं पे हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है आगे की इसी चैप्टर के जो आगे वाला जो पॉइंट है वो देखेंगे या नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, दैट्स ऑल। गुड डे।